लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और शास्त्री जी ने किसान, खेती और खेतीहर मजदूर और इसके साथ साथ सेना का मजबूत करना भी शुरू किया था। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जय जवान, जय किसान और साथ में जय विज्ञान जोड़ने का काम किया। शिवाजी राव जी को मैं कहना चाहता हूं, आपने एक ही कोऑपरेटिव के माध्यम से जय जवान, जय किसान और लेबोरेटरी मुद्रा परीक्षण की बनाकर जय विज्ञान को भी एक ही जगह स्थापित करने का काम किया है। भाई और बहनों, सालों से एक चर्चा थी कि किसान जो काम कर रहा है खेती का, वो मुनाफे लायक नहीं, इसमें मुनाफा नहीं। मगर मेरा आज भी दृढ़ विश्वास है कि सहकारिता आंदोलन और विज्ञान दोनों को जोड़ दिया जाए तो आज भी खेती ये मुनाफे वाला बिजनेस है, इसमें किसी को भी शंका रखने की जरूरत नहीं है। भाई ये टीवी वाले बैठ जाओ जरा, सब सेट कर मैं यहीं रहने वाला हूं, बैठ जाइए जरा, प्लीज बैठ जाओ भाई। ओ ब्लू शर्ट बैठ जाओ। भाइयों बहनों, जब किसान खेती करता है तब उसको मालूम नहीं है कि इसकी भूमि में क्या क्या पड़ा है, कौन सी चीज कम है, कौन सी चीज ज्यादा है। वो परंपरागत जिले के किसानों के ट्रेंड पर ही खेती करता जा रहा है। और जब मोदी जी ने मिट्टी के परीक्षण की बात करी तब मालूम पड़ा कि जो खाद डालने की जरूरत नहीं थी वो किसान डालता था, और जो खाद न्यूट्रिशन डालने की जरूरत थी वो नहीं डालता था। आज यहां पर मैं अभी मुलाकात कर आया हूं, एक अत्याधुनिक भूमि परीक्षण की प्रयोगशाला शिवाजी राव और विकास भाई ने बनाई है, जो पूरे जिले के किसानों के लिए आशीर्वाद रूप होगी। आपके पानी की पीएच मात्रा कितनी है, सल्फर डालना है या नहीं डालना है, डीएपी कितना डालना है, कौन सा क्रॉप करने से ज्यादा मुनाफा उपज हो सकती है, ये सारी चीजें एक साथ एक ही मिट्टी के परीक्षण से मालूम पड़ जाएगी। और मैं मानता हूं इससे किसानों को फायदा होने वाला है। मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है कि यहां पर वेंकटेश्वरा सोसाइटी ने ढेर सारे प्रकल्प एक साथ लिए। अभी हमने यहां बेलगांव में वेंकटेश्वरा काजू फैक्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उद्घाटन किया, जो हर रोज 24 टन काजू को प्रोसेस करेगी और 18,000 किसानों को काजू के दाम मिल पाए इसकी व्यवस्था करें। 1500 से ज्यादा गिर की गाय लाए हैं, उससे सभी प्रकार के उत्पाद तो बनेंगे ही, मगर गाय के गोबर और गौमूत्र से ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत होगी, जो आने वाले दिनों में किसानों को समृद्ध भी करेगी और हमारी पृथ्वी माता का रक्षण करने का भी काम करेगी। मैंने आज शिवाजी राव को कहा है कि लेबोरेटरी तो आपने बनाई ही है, इसकी ऑर्गेनिक लेबोरेटरी का भी साथ में डाल दीजिए, भारत सरकार आपको मदद करेगी। क्योंकि
जब तक किसानों को ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के दाम नहीं मिलते। और मोदी जी ने अब जो सहकारिता मंत्रालय बनाया है, वो सहकारिता मंत्रालय ने ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों के उपज को पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए भारत ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड बनाया है। ये ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड मल्टीनेशनल होगा। सर्टिफिकेट वाले किसानों की सारी उपज वो खरीद लेगा और इसको बेचकर जो मुनाफा आएगा वो सीधा किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट जमा करने की व्यवस्था की है। मगर ऑर्गेनिक खेती करनी है, विश्व के ऑर्गेनिक के बाजार में हमारा माल बेचना है, तो हमें सर्टिफाइड प्रोडक्ट भी चाहिए और सर्टिफाइड भूमि भी चाहिए। ये दोनों का सर्टिफिकेशन ये वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव करेगी आने वालों दिनों में। भाइयों बहनों, इतने सालों से मांग थी, मोदी जी के सामने देश भर के सहकारिता वाले मांग करते थे कि कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया जाए, मगर कोई नहीं सुनता था। मोदी जी ने आजादी के 75 साल के बाद एक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है जो देश भर के किसानों की आय को बढ़ाने वाला है। और मैं आज यहां पर कहना चाहता हूं, आत्मनिर्भरता की अगर सबसे सुंदर व्याख्या कोई है तो सहकारिता है। सहकारिता के बगैर किसान आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, उन्नत नहीं बन सकता और समृद्ध भी नहीं बन सकता। इसलिए मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का नारा दिया है, जिसको चरितार्थ करने की जिम्मेदारी सहकारिता मंत्रालय ने। आने वाले समय में मुझे बताया गया कि कोऑपरेटिव अब तक 1,18,000 मेंबर हैं। इसके साथ साथ अब काजू के अलावे अनार, अंगूर, चीकू, हल्दी, प्याज, कस्टर्ड, एप्पल, केसर और आम, ये सभी किसानों को एक मंच पर लाने का काम करेगी, जिससे किसानों को आने वाले दिनों में अच्छा दाम मिल पाएगा। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहाँ आया हूं तब बहुत सुंदर ड्रिप की व्यवस्था देखी है। 74 करोड़ लीटर का जल भंडारण करने वाले 5 तालाबों को देखा है और 80% खेती यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन से होती है। सौर ऊर्जा, बायो सीएनजी, जल भंडारण, मछली पालन, पंचगव्य अगरबत्ती का उपयोग, ऑर्गेनिक खेती और सहकारी ब्रांड के तहत किसानों को जोड़ने का काम, मल्टी डायमेंशनल काम वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव ने किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और सबसे बड़ा काम किया है, इसके साथ देश के जवानों को जोड़ने का काम किया है, क्योंकि जवान और किसान दो ही है जो बारिश, धूप, ठंड इसकी चिंता करे बगैर धरती माता के साथ रहते हैं। किसान जो है वो देश के अंदर अपनी खेत की मिट्टी में रहकर देश का पेट भरने का काम करता है, देश की समृद्धि के लिए पुरुषार्थ करता है।
और जवान जो है -43 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +43 डिग्री टेम्परेचर में अपना घर परिवार छोड़कर अपने जुवानी का सुवर्ण काल भारत माता की रक्षा में, आज इस कोऑपरेटिव के माध्यम से ये दोनों जवान और किसान इकट्ठा आए हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भाइयों बहनों, भारत सरकार ने किसानों की प्रोडक्ट को निर्यात करने के लिए, प्रमाणित मीठे बीजों का संरक्षण करने के लिए, ज्यादा उत्पादन वाले बीजों का उत्पादन करने के लिए और ऑर्गेनिक उत्पादों की पैकेजिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए 3 नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाई है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अमूल, क्रिप्को, इफ्को की पेटेंट पर ये तीनों कोऑपरेटिव 10 साल के बाद इस देश के किसानों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बनने वाली है। भाइयों बहनों, हम सारे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से देश में गोडाउन बना रहे हैं और पैक्स को मल्टी डायमेंशनल बनाने का काम भी हमने किया है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, सहकारी चीनी मिलों में 15,000 करोड़ का इनकम टैक्स का झगड़ा चलता था, उसको हमने समाप्त किया और नए 46,000 करोड़ के टैक्स को कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने, और एनसीडीसी के माध्यम से देश भर के कई चीनी मिलों को, कोऑपरेटिव चीनी मिलों को 10,000 करोड़ का ऋण भी दिया है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के माध्यम से चीनी मिलों को हमने फिर से एक बार कमाऊ यूनिट बनाने का काम किया है। मैं आज इस मंच पर आया हूं तब पवार साहब को जरूर पूछना चाहता हूं, पवार साहब, आप 10 साल तक देश के कृषि मंत्री रहे, उस वक्त ये सहकारिता मंत्रालय आपके अंतर्गत आता था। आप महाराष्ट्र की जनता को जरा हिसाब दीजिए, महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव आंदोलन के लिए पवार साहब आपने क्या किया है, चीनी मिलों के लिए क्या किया है, पैक्स के लिए क्या किया है, किसान के लिए क्या किया है, कोऑपरेटिव के लिए क्या किया है। सिर्फ मार्केटिंग बनकर नेता बनना पर्याप्त नहीं है, जमीन पर काम करना पड़ता है पवार साहब, जमीन पर काम करना पड़ता है। आज नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, चीनी मिलों के लिए इथेनॉल की योजना लाए, इनकम टैक्स का मसला हल किया, पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया, पैक्स के मॉडल बायलॉज आए और पैक्स को मल्टी डायमेंशनल गतिविधियों के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मगर आज मैं यहां पॉलिटिक्स करने नहीं आया। हमारे जो सहकारी साथी है भाई शिवाजी राव और विकास जी का सम्मान करने के लिए, उनकी पीठ थपथपाने के लिए आया हूं। मैं आज इस मंच से एक कोऑपरेटिव गतिविधि करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, और साथ में ये भी करना चाहता हूं कि अनेक लोगों का विश्वास कोऑपरेटिव के साथ जुड़ा हुआ होता है। संयम से चलना चाहिए, डिसिप्लिन तरीके से चलना चाहिए और किसानों के हित में काम करना चाहिए। मुझे विश्वास है ये तीनों चीजें आप करेंगे। और फिर से एक बार सभी जवानों को, सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन और आशीर्वचन के लिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए।
तर अमित शहा हे नाशिकमध्ये आहेत. पुढची 10 वर्ष शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचं असल्याचं त्यांनी म्हटलेलं आहे आणि त्याचबरोबर शरद पवारांनी कृषी मंत्री असताना काय केलं असा सवाल सुद्धा अमित शहांनी उपस्थित केला. अमित शहा हे नाशिकमध्ये आहेत, मालेगावात ते आहेत आणि त्यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री शिंदे आपल्याला दिसत आहेत, चंद्रशेखर बावनकुळे आहेत, गिरीश महाजन आणि इतरही नेते महायुतीचे आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. यानंतर पाहूयात पुढची बातमी. अभिनेता सैफ अली खानवरील हल्ल्याप्रकरणी आरोपीच्या पोलीस कोठडीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. वांद्रे कोर्टाने आरोपी मोहम्मद शरीफुलच्या पोलीस कोठडीमध्ये 29 जानेवारीपर्यंत वाढ केली आहे. वांद्रे कोर्टात सुनावणी वेळी आरोपीच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला, तर सीसीटीव्हीमध्ये दिसणारा व्यक्ती आणि शहजादचा चेहरा कुठेच जुळत नाही असा युक्तिवाद आरोपीच्या वकिलांनी केला. तर या गुन्ह्यामध्ये आरोपीचा साथीदार असण्याची शक्यता वर्तवत तपासासाठी पोलिसांनी आरोपीच्या पोलीस कोठडीत वाढ करण्याची मागणी केली. त्यावरून वांद्रे कोर्टाने मोहम्मद शरीफुलची पोलीस कोठडी 29 जानेवारीपर्यंत वाढवली आहे. आपल्यासोबत आरोपीचे वकील संदीप शेखानी आहेत. शेखानी साहेब, तुम्ही काय नेमकं कोर्टामध्ये बाजू मांडली? आरोपीला पोलीस कोठडी का वाढून देऊ नये, काय नेमकं आपण युक्तिवाद केला? पोलीस कोठडी देण्यात ना करता एकच आहे की ऑलरेडी जे इन्व्हेस्टिगेशनचे वेपन आहे, क्लोथ्स आहेत, ते सगळे ऑलरेडी रिकव्हर केले गेले. त्याच्यामुळे बाकी आरोपीची कस्टडी अजून पोलीस इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये काय गरज नाही. आणि जे इन्व्हेस्टिगेशनची जे गरज आहे, त्यांचे जे सीडीआर वगैरे जे काय काढायचे ते त्याच्यासाठी आरोपीची प्रेझेन्स रिक्वायर्ड. पोलिसांनी 3 महत्वाचे मुद्दे मांडले. एक तर फॉरेन ऍक्ट लावलेला आहे, त्याचबरोबर याच्याकडून ह्याला ज्याच्याकडे सिम कार्ड जे होतं ते कोणाच्या नावावर आहे, त्याला कोणी दिलं याची माहिती घेणं गरजेचं होतं. शस्त्र अजूनपर्यंत जे वापरलं त्याच्यामध्ये ते रिकव्हर झालेलं नाहीये. याचबरोबरीनं याच्यासोबत आणखीन काही साथीदार असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. हे 3 मुद्दे, या 3 मुद्द्यावर काय झालं? शस्त्र रिकव्हर झालेलं गेले, सिम कार्ड वगैरे जे काय आहे त्यांचे जे सीडीआर रिपोर्ट वगैरे त्याच्यामध्ये त्यांचे तपास चालू आहे असा त्यांनी मुद्दा कोर्टामध्ये आज मांडला गेला आहे. त्यांच्यामध्ये अजून त्यांचे काय तपास आहे की कुठे अजून कोण इन्व्हॉल्व्ह आहे की नाही आहे या केसमध्ये, काय अजून भेटू शकतो, त्यासाठी कोर्टाने एक त्याला चान्स दिला आहे 5 दिवसाची पोलीस केस. त्याच्यामध्ये आपण एक आक्षेप घेतला होता की जे सीसीटीव्ही फुटेज रिकव्हर केलेलं आहे त्या अख्ख्या इमारतीमध्ये फक्त 6 माळ्यावर सीसीटीव्ही कॅमेरा होता. फुटेजमध्ये दिसणारा व्यक्ती आणि शरीफुल यांच्यामध्ये खूप तफावत आहे. ते आपण मागे म्हटलं तर आताही दावा केलाय. आपलं नेमकं म्हणणं काय? माझ्याप्रमाणे जर ते जो आरोपी आहे त्याचा वडिलांनी पण ते डिनाय केलं आहे. दुसरी गोष्ट त्याच्या फॉरेन्सिकमध्ये जे त्यांचे जे जॉ लाईन, डोळ्याचे आणि फोरहेडचे, नाकाचे आणि कानाच्या मध्ये जे डिस्टन्स त्यांचे चेन काफी आणि स्किन टोन ते मॅच होत नाही. घरच्यांशी त्याचा काही संपर्क झालाय का, भाऊ वगैरे असं कोण किंवा नातेवाईक? झालं त्यांच्या वडिलांचं. त्यांचं काय म्हणणं आहे? त्यांनी तो बांगलादेशातलं ड्रायव्हिंग लायसन आहे, बर्थ सर्टिफिकेट आहे, तिथले काही कटिंग्स आहेत. ते मी बोललो होतो गेल्या वेळेस, पण तो काही वर्षापासून इथे राहतोय असं नाही. तर सैफ अली खानवर हल्ला करणारा आरोपी शरीफुल हा बांगलादेशी घुसखोर आहे. त्यानं बांगलादेश सीमेवरील डावकी नदी ओलांडून भारतामध्ये प्रवेश केला होता. एजंटच्या माध्यमातून त्यानं भारतामध्ये प्रवेश केल्याची माहिती आहे. त्या एजंटनं एक सिम कार्डही पुरवलेलं आहे. त्याच दलालानं त्याला कोलकात्याला जाण्यासाठी मदत केली होती आणि त्यानंतर शरीफुलला मुंबईमध्ये आणण्यासाठी एजंटनं मदत केल्याची माहिती मिळते. मुंबईमध्ये